दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्सविल में। दोस्तों अगर आप भी अपना एक नया घर बनाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि आपको अपना नया घर बनाते टाइम में बहुत ध्यान रखना है। देखिए होता क्या है कि जब हम अपना नया घर बनाने जाते हैं तो उससे पहले हम एक ठेकेदार रखते हैं। तो हम ठेकेदार को क्या विथ मटेरियल या लेबर रेट पे काम देते हैं। तो एक जो बेवकूफ़ ठेकेदार होता है वो क्या करता है कि अपना मटेरियल या लेबर बचाने के लिए आपको अपने कई अलग अलग तरीके के बातों में आपको फंसाता है, अलग अलग सुझाव देता है, वो अपने जाल में आपको फंसाता है जिससे कि उसका मटेरियल और लेबर बच सके और वो आपको आपके काम से ज़्यादा पैसे कमा सके। अगर आप उसके बातों में आ जाते हैं तो आपका घर जो है बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और घर का जो लाइफ होता है वो भी कम हो जाता है। तो वीडियो को बस आपको क्या करना है, एंड तक देखना है और जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है उसमें से आपको कुछ बात भी ध्यान रखेंगे तो आपका घर काफ़ी मजबूत बनेगा, साथ में आपके पैसे की बचत भी होगी। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि जब भी आप अपना घर बनाने जाएं तो सब आपको ये गलती नहीं करनी है कि मिस्त्री या ठेकेदार को आप एक अपना ज़मीन यानी प्लॉट दिखा देते हैं, बोलते हैं कि इसमें मुझे 2 रूम का एक फ्लैट चाहिए या 2 रूम का एक घर बना के दे दीजिए 1000 स्क्वायर फीट में। वो अपने हिसाब से जहाँ पुराने टाइप का घर बनाया होगा ज़्यादा उसमें बड़ा किचन निकाल देगा, ज़्यादा बड़ा टॉयलेट निकाल देगा, आगे जगह छोड़ देगा, पोर्च ज़्यादा बड़ा दे देगा, फिर आपका जो बीच में लॉबी का एरिया होता है वो ज़्यादा दे देगा, रूम छोटा छोटा दे देगा। तो इससे क्या है, आपका जगह का नुकसान होता है। तो आपको कभी भी एक जो प्लान होता है, प्लान आपको आर्किटेक्ट या इंजीनियर से बनाना है, वो क्या करता है सटीक अपना एक डिज़ाइन करता है और फिर उस हिसाब से आपको सेट करता है जिससे आपका कमरा, हॉल, किचन, बाथरूम बड़ा बड़ा निकलता है, लॉबी का एरिया कम वो निकालता है और साथ में वो वेंटिलेशन, वास्तुशास्त्र, किस साइड हमारा किचन रहेगा तो सही रहेगा, किस साइड बाथरूम रहेगा तो सही रहेगा, सीढ़ी किस दिशा में होनी चाहिए, तो सब कुछ का ख्याल रखते हुए तब वो प्लान बनाता है जिससे आपका जगह भी बचता है, साथ में आपका जो फ्यूचर में होने वाले नुकसान से भी बचाव होती है, साथ में जो वास्तुशास्त्र वो फॉलो करते हैं तो उससे हमारा बहुत सारा दोष भी उसमें नहीं आता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आर्किटेक्ट या इंजीनियर से आपको प्लान बनानी है। दूसरी बात ये है कि जब फुटिंग अपना खुदवाते हैं घर का, तो वहाँ पे जो हम प्लान के हिसाब से जब आर्किटेक्ट या इंजीनियर से लेते हैं तो वो वहाँ पे 5 से 6 फीट गहराई का फुटिंग दिए हुए होते हैं। तो हम उतना खुदवाते हैं तो हमारा उस टाइम कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार होता है वो कहता है कि आपको 5 से 6 फीट की गहराई की फुटिंग की वहाँ पे ज़रूरत क्या है, आप 3 से 4 फीट रख दीजिए काफ़ी है। मैं तो जितना घर बनाया हूँ, कई सारे घर जो कि 2-2 3-3 मंजिल बना हुआ है, आज तक उसको कुछ नहीं हुआ, वहाँ 3 फीट का फुटिंग दिया था, 3 बाई 3 का गड्ढा दिया था। तो आप 5-6 फीट का गड्ढा किस लिए करवा रहे हैं? कोई फ़ायदा नहीं, आपका मटेरियल ज़्यादा लग जाएगा, ज़्यादा फिलिंग करनी पड़ेगी, स्टील ज़्यादा लग जाएगा। तो वो करता है इसलिए क्यों है, ताकि वो कम गहराई रहेगी तो वहाँ पे क्या है कि उसका लेबर बचेगा, मटेरियल बचेगा। अगर विथ मटेरियल आप अगर ठेकेदार लिया होगा तो दोस्तों फुटिंग का जो डेप्थ है वो भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर निकाला जाता है, जैसे कि मिट्टी का कंडीशन वहाँ का क्या है, मिट्टी का बियरिंग कैपेसिटी कितना है, मकान का जो लोड है उस पे लोड कितना आ रहा है, साथ में जो फ्यूचर प्लानिंग यानी कि आपको उस जो मकान जहाँ बना रहे हैं वहाँ पे आपका कितना मंजिल मकान, जैसे आप वहाँ पे 1 से 2 मंजिल का भी प्लान किए होंगे लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि 2 मंजिल आप और बना ले तो टोटल 4 फ्लोर हो गया, तो उस हिसाब से लोड का कैलकुलेशन होता है उतने हैवी मकान का। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आर्किटेक्ट होता है, इंजीनियर होता है, वो क्या करता है, लोड कैलकुलेशन करने के बाद, बियरिंग कैपेसिटी निकालने के बाद तब वो फुटिंग के गहराई को निकालता है, उसके लंबाई चौड़ाई को निकालता है। तो इसलिए कभी भी आपको ठेकेदार के बहकावे में नहीं आना है, उनके बातों में नहीं आना है। आपका वहाँ पे बिल्डिंग कमज़ोर हो जाएगी, उसमें क्रैक आ सकता है और वहाँ पे ऐसा ना हो कि अर्थक्वेक का अगर दिक्कत है, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड में आता होगा तो फिर वहाँ पे क्या होगा, आपका मकान फेल्योर हो जाएगा। तो इसलिए आपको इनके बहकावे में नहीं आना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है स्टील डिटेलिंग की। स्टील डिटेलिंग में हो जाता है क्या, जैसे कि जब हमें प्लान अपना बनवा लेते हैं आर्किटेक्ट से तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम अपना फुटिंग बनवाने जाते हैं, फाउंडेशन बनवाने जाते हैं, कॉलम बनवाने जाते हैं, बीम बनवाने, छत बनवाने, तो होता क्या है कि ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे पता है क्या कहते हैं कि इसमें आप इतना हैवी सरिया क्यों डलवा रहे हैं, आप इसमें 10-20 mm का सरिया क्यों डलवा रहे हैं, आप यहाँ पे 12 mm का आप 6 सरिया डलवा दीजिए। जहाँ पे 20 mm का सरिया होता है वहाँ वो कहते हैं 16 mm का यहाँ डलवा दीजिए, कोई उससे दिक्कत नहीं होता है। मैं तो कितना घर बनाया हूँ, आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो आपको खामखा यहाँ आपका स्टील भी ज़्यादा लग रहा है, आपका पैसे की बर्बादी हो रहा है। वो इंजीनियर तो ऐसे ही दे देते हैं, उनको कुछ नहीं पता, हमने तो 100 घर बनाया है, आप वहाँ का मकान देख लीजिए, आप यहाँ का मकान देख लीजिए। लेकिन दोस्तों आपको उनके बहकावे में नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि देखिए जब हम कॉलम, बीम, स्लैब का जो स्टील होता है, जो उसमें कितना सरिया कितने का डालना है, ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, ये लोड पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना लोड आ रहा है और हमें कितना फ्लोर उस मकान को बनाना है।
फ्यूचर में अगर हमको और उस मकान को उठाना है तो लोड उस पे और ज़्यादा आएगा। फिर वहाँ पे देखा जाता है कि कॉलम से कॉलम के बीच की दूरी कितनी है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, बीम के स्टील को बढ़ाते हैं, कॉलम को साइज को बड़ा करते हैं। तो ये सब चीज़ क्या एक आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है वही डिसाइड कर सकता है, एक आम ठेकेदार या मिस्त्री नहीं डिसाइड कर सकता है। फिर वहाँ पे जो आपका मकान है वो अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड को ध्यान में रख कर तब वहाँ पे मिट्टी जो होती है, मिट्टी का कंडीशन देखकर उसका बियरिंग कैपेसिटी चेक करके तब वहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्टील को निकालता है, स्टील को देता है कि फुटिंग में इतना दीजिए, कॉलम में इतना दीजिए, बीम में इतना दीजिए, स्लैब में इतना दीजिए। तो आपको इनके बहकावे में नहीं आना है, वो इसलिए कहते हैं ताकि इनको 20 mm 25 mm का जो स्टील होता है उसे काटने मोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर विथ मटेरियल लिए हैं तो ये उन्हें काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो अब 12 mm 16 mm का बोलते हैं स्टील आप लगवा लो, उसमें इनका लेबर टाइम और मटेरियल का भी बचत होता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो प्लिंथ बीम अब हमारा होता है, प्लिंथ बीम डालने की बारी आती है। तो जो प्लिंथ बीम डालना होता है तो ठेकेदार क्या करते हैं कि सिर्फ बाहर साइड का जो प्लिंथ बीम होता है उसके नीचे आप देखिएगा कि ब्रिक वर्क कर देते हैं। अंदर का जो जितना भी प्लिंथ बीम होता है उसके नीचे वो ब्रिक वर्क नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं मिट्टी डायरेक्ट भरते हैं, उसके ऊपर सोलिंग करते हैं और प्लिंथ बीम डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। बाहर के भी कई जगह मैं देखा हूँ कि प्लिंथ बीम के नीचे से मतलब 2 से 3 रद्दे ही ब्रिक वर्क करते हैं और प्लिंथ बीम डाल देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। बाहर का अगर प्लिंथ बीम है तो भी आपको कम से कम 2 से 3 फीट नीचे से आपको ब्रिक वर्क करनी है 9 इंच की, फिर उसके ऊपर प्लिंथ बीम डालनी है। अंदर का भी है उसके नीचे भी आपको ब्रिक वर्क करनी है तो प्लिंथ बीम डालनी है। अब प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क इसलिए करनी है क्योंकि देखिए उसके ऊपर जितनी हमारी दीवार होती है मकान की सब उसी प्लिंथ बीम पे आती है, तो उतना लोड आ रहा है। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि उसके नीचे की मिट्टी अगर सेटल डाउन हो गई, सेटलमेंट हो गया, तो हो सकता है कि प्लिंथ बीम झुक जाए तो आपका जो दीवार होगी ऊपर की उसमें क्रैक आ सकती है। इसलिए प्लिंथ बीम के नीचे आपको ब्रिक वर्क देनी है, वो भी 2 से 3 फीट नीचे से लानी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोलिंग करके प्लिंथ बीम डाल देनी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप उसके नीचे ब्रिक वर्क नहीं करते हैं, मिट्टी सेटल डाउन हो गई तो प्लिंथ बीम में भी क्रैक आ जाती है। तो वो करते क्या है कि प्लिंथ बीम के सभी जगह दीवार नहीं देकर सिर्फ बाहर प्लिंथ बीम के नीचे दीवार दे देते हैं, जिससे उनका नीचे से अगर 2-3 फीट और 9 इंची का दीवार ले आते हैं तो आप समझिए उनका कितना वहाँ पे ईंट लग जाएगा, कितना मटेरियल लग जाएगा। तो वो इस चीज़ का बचाव करते हैं, लेबर का बचाव करते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आपको 2 से 3 फीट नीचे से दीवार उठानी है तब प्लिंथ बीम डालनी है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत लोड आता है। और प्लिंथ बीम ही होता है जो कि इवेनली पूरा जितना ऊपर का लोड होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे कॉलम पे, फिर कॉलम से फाउंडेशन पे जाता है। उसके बाद अगला जो होता है वॉल थिकनेस के बारे में, कि हमें जो अपने घर में दीवार देते हैं तो होता क्या है कि हम अक्सर होना क्या चाहिए कि बाहरी जो दीवार होती है 9 इंच की बनाई जाए कम से कम, और अंदर की दीवार 4.5 इंच की, जो हम 4 इंच की भी बोलते हैं, वो होना चाहिए। लेकिन ठेकेदार आपको पता है क्या बोलते हैं, वो कहते हैं क्या कि आप तो एक फ्रेम स्ट्रक्चर मकान बना रहे हैं, कॉलम बीम इतना हैवी दे रहे हैं, तो आपको फिर 9 इंची दीवार बाहर की ज़रूरत क्या है? आप क्यों अपना जगह वेस्ट कर रहे हैं? आप वहाँ पे क्या कीजिए 4 इंच का बनवा लीजिए, तो आपका जगह भी बचेगा और लोड भी आपके मकान पे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे ही उनके बहकावे में नहीं आना है। वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। वो वहाँ पे बहुत ईंट की बचत करते हैं, मटेरियल की बचत करते हैं, लेबर की बचत करते हैं, टाइम की बचत करते हैं। तो इसलिए आपको करना क्या है कि आपको कभी भी आउटर जो दीवार है वो 9 इंच की रखनी है, इनर का आप 4.5 इंच का रख सकते हैं। तो उनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आए। अगर आप आउटर दीवार 4.5 इंच का कर लेते हैं तो आपका जो मौसम की वजह से आपकी दीवार में डैम्पनेस आ सकती है, दीवार में क्रैक देखने को मिल सकता है। गर्मी के दिन में दीवार आपकी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिससे कि रूम हॉल सब कुछ गर्म रहता है। तो ये चीज़ से आप बच सकते हैं। 9 इंच का दीवार आपको देना है। अगली चीज़ होती है सीढ़ी बनाने में। सीढ़ी में देखिए होता क्या है कि जब ठेकेदार होते हैं वो क्या करते हैं कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सीढ़ी, जो पहले इसका स्लैब डाला जा रहा है, इसको हम वेस्ट स्लैब भी बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि स्लैब डाल देते हैं, वो तो कंक्रीट का डाल दिए, लेकिन उसमें क्या करते हैं वो कि इसके ऊपर जो स्टेप बनानी है वो देखिए यहाँ पे ब्रिक वर्क का बनाया जा रहा है। तो ये आपको नहीं करना है। आपको जो स्टेप भी बनानी है वो भी आपको इसमें स्टील यानी जाल डाल के फिर आपको उसकी ढलाई साथ में करनी है। स्टेप भी आपकी कंक्रीट की होनी चाहिए, वेस्ट स्लैब भी कंक्रीट की होनी चाहिए। और सीढ़ी बनाने में एक और ये लोग वहाँ पे पैसे की इस तरीके से बचत करते हैं कि आप देखिएगा कि यहाँ पे जो वेस्ट स्लैब बनाया जा रहा है तो उसमें क्या है कि इन्होंने सिर्फ सिंगल जाल डाल रखा है। दोस्तों इस तरीके का सीढ़ी ये फेलियर हो सकता है, वहाँ से ये स्लैब में क्रैक आ सकता है, ये सीढ़ी गिर सकती है। तो ऐसे आपको नहीं करना है। जो भी आपको वेस्ट स्लैब आरसीसी स्लैब ये जो डालनी है वो आपको क्या है कि उसमें डबल जाल डालनी है। आपको L/4 के हिसाब से ऊपर से और नीचे से इसमें जाल डालनी है और तब इसकी ढलाई करनी है और साथ में इसकी स्टेप की भी ढलाई करनी है। फिर बारी आती है हमारा वहाँ पे स्लैब की। तो स्लैब दोस्तों कभी भी देखिए कि एक जो ठेकेदार होता है वो बोलता है कि 4 इंच मोटा स्लैब डाल दिया जाए बहुत है,
आपको एक रेसिडेंशियल मकान के लिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 456/2000 के हिसाब से वो भी कहता है कि आपको अपने छत की, अगर रेसिडेंशियल मकान बना रहे हैं तो कम से कम उसकी मोटाई जो थिकनेस होती है 5 इंच की रखनी है, उससे कम नहीं करनी है। वहीं अगर आप एक कमर्शियल मकान बना रहे हैं तो उसकी छत की मोटाई आपको 6 इंच रखनी है, उससे कम नहीं करनी है। तो फिर इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको फॉलो करना चाहिए, ठेकेदार के बातों में नहीं आना चाहिए। अगर हम उससे 4 इंच की अगर स्लैब करते हैं तो वहाँ हो सकता है कि उसमें क्रैक आ जाए, हो सकता है कि उसमें जो कंसील्ड बॉक्सेज वगैरह लगते हैं, लाइट की फिटिंग होती है, उसके वजह से वहाँ प्रॉपर उसमें कंक्रीट ऊपर नीचे ना भर पाए, तो वहाँ से वो बॉक्स दिखने लगता है, या तो ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से, तो वहाँ पानी टपकने लगता है। तो ये सब चीज़ दिक्कत होती है। फिर छत डालने के टाइम में जो आप इलेक्ट्रिक का फिटिंग करवाते हैं, पाइप वगैरह डलवाते हैं, तो आप कोशिश करिए कि जो पाइप हम डलवाते हैं उसमें कंड्यूट पाइपिंग होती है, एक जगह से बहुत सारा पाइप जैसे फोटो में दिख रहा है उस तरीके से ना उतरे, ये पाइप अलग अलग होना चाहिए। फिर वहीं जो बॉक्सेज होते हैं, कंसील्ड बॉक्सेज वगैरह एक जगह से ना हो, हर रूम का अलग अलग बॉक्सेज दिया जाए। अगर एक जगह से ये होता है तो अगर पाइप भी हो गया या बॉक्सेज हो गया तो वहाँ से क्या होता है कि कंक्रीट उसके नीचे नहीं जा पाएगा, तो वहाँ वॉइड बन जाता है, मतलब छेद, वहाँ कंक्रीट पहुँचता ही नहीं है, तो वहाँ से छत हमारा कमज़ोर हो जाता है, वहाँ से पानी टपकने की समस्या आ सकती है। जहाँ पे ज़्यादा अगर पाइपें हो गई, अगर आगे चल के कहीं पे उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ वायर वगैरह में, तो वहाँ से पूरे घर में शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो ये सब समस्या हो सकता है। फिर अगली बारी आती है कि बीम के बारे में। जो हम अपने छत में बीम देते हैं तो ठेकेदार लोग क्या करते हैं, अपना वहाँ पे टाइम की बचत करने के लिए, लेबर की बचत करने के लिए, शटरिंग की बचत करने के लिए, अब ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा तो वो कहते हैं क्या कि यहाँ पे इतनी लटक बीम देने की ज़रूरत नहीं है, इतना सारा बीम आपका आर्किटेक्ट या इंजीनियर दे दिया है, ये इसमें आपका टाइम बेकार होगा, आपका मटेरियल बेकार होगा, ये मत करवाइए। लेकिन वो सिर्फ अपनी बचत करने के लिए ऐसा कहते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आजकल जो आप फ्रेम स्ट्रक्चर मकान बनाते हैं तो उसमें आपको लटक बीम देना बहुत ज़रूरी है। वो लोग क्या करते हैं, उसमें हिडन बीम या फ्लैट बीम डाल देते हैं जल्दी ढलाई के चक्कर में, मटेरियल की बचत करने के चक्कर में। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। आपको कभी भी जो बीम, लटक बीम है, वो आपको देखना है कि कॉलम से कॉलम की दूरी कितनी है, फिर उसका जो स्पैन है वो कितना है, उस हिसाब से लटक को जो जैसा इंजीनियर दिया है वो उतना ही डालना है आपको, उसमें हिडन बीम या फ्लैट बीम नहीं डालना है। मैं तो कहूँगा कि अगर आप आजकल मकान बनाते हैं तो आपको वहाँ पे लटक बीम के साथ ही चलना है, हिडन और फ्लैट बीम आपको भूल जाना है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बीम और छत, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हनीकॉम्ब दिखाई दे रहा है, अंदर का जो स्टील है वो आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे स्टील में जंग लग गया है, और इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक छोटा सा चीज़, हम कवर ब्लॉक उसमें नहीं देते हैं। तो अगर हम वहाँ प्रॉपर अपने कॉलम में, बीम में, स्लैब में कवर ब्लॉक प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होता है कि रोड़ी उसके नीचे चला जाता है, जब वाइब्रेटर चलाया जाता है तो फिर वहाँ पे ऐसे हनीकॉम्ब नहीं दिखाई देता है। वहीं अगर इस तरीके का वॉइड रहता है तो क्या होता है कि बाहरी जो सरिया होता है उसमें बारिश का पानी या मॉइस्चर आने से जंग लगने लगता है, जिससे हमारा स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है। तो ठेकेदार लोग करते क्या है कि कॉलम में, बीम में, फुटिंग में, वो नीचे का जब काम करते हैं तो क्या करते हैं, ईंट के टुकड़े हो गए वो लगा दिया, पत्थर के टुकड़े लगा दिया, बोलते हैं कि ये काम हो गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों ईंट का टुकड़ा कुछ दिन बाद वो मिट्टी में वो गल जाती है, तो जिससे आपका जाल नीचे फिर बैठ जाएगा, तो वहाँ से फिर उसमें मॉइस्चर से आपका जंग लगने लगेगा। या फिर छत पे रोड़ी आप डालिएगा तो वो कंक्रीटिंग के टाइम में इधर उधर हट जाता है, तो फिर वहाँ से क्या होगा कि प्रॉपर उसके नीचे रोड़ी नहीं जाएगी, तो वहाँ वॉइड आ जाएगा, हनीकॉम्ब आ जाएगा, जिससे फिर सरिया नीचे आ जाएगी, फिर उसमें जंग लगने लगेगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है। तो कवर ब्लॉक आपको ध्यान रखना है कि आपका ठेकेदार जरूर लगाए। कवर ब्लॉक में एक स्पेशल उसका शेप होता है, साइज होता है, और उसमें बनाया होता है उसको बांधने के लिए, टाइट करने के लिए, या उसका स्पेसर बनाया होता है स्टील को बैठने के लिए। तो इस तरीके से, और कवर ब्लॉक आपको मार्केट में सभी साइज का मिल जाता है बहुत सस्ते दामों में। अगली चीज़ होती है कि सीलिंग में प्लास्टर की, अगर आप विथ प्लास्टर अगर ठेकेदार को काम दिए हैं तो वो क्या करता है कि दीवारों पे आपको प्लास्टर कर देगा और छत में प्लास्टर नहीं करेगा। क्योंकि वो कहता है क्या कि आपको तो आजकल सब जगह फॉल सीलिंग हो रहा है, फॉल सीलिंग कराना है तो सीलिंग के अंदर वैसे भी आपका छत दब जाएगा, तो कैसा भी है छोड़ दीजिए, उससे आपको क्या मतलब है। लेकिन दोस्तों आपको सीलिंग में ज़रूर प्लास्टर करानी है। सीलिंग में आपको नहीं भी तो कम से कम 6 इंच मोटा प्लास्टर कराए। इससे क्या होता है कि आपको छत को एक एक्स्ट्रा लेयर मिलता है, जिससे कि आपके छत में किसी तरीके का सीलन वगैरह आने से या डैम्पनेस आने की समस्या नहीं होती है। तो कम से कम 6 mm का आपको प्लास्टर ज़रूर कराना चाहिए। उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि वहाँ पे ठेकेदार लोग करता क्या है कि जब आपका मकान बनता है तो उसमें कहता है क्या है कि आप यहाँ पे इस रूम में एक और यहाँ पे खिड़की दे दीजिए, इस किचन में एक और खिड़की दे दीजिए, एक और वेंटिलेशन दे दीजिए, मतलब एक्स्ट्रा विंडो और वेंटिलेशन वो बढ़वा देता है। वो इसलिए ऐसा क्यों कहता है, ताकि जितना आप विंडो दीजिएगा, वेंटिलेशन दीजिएगा, वहाँ उसका मटेरियल बचेगा, ईंट बचेगा, बालू बचेगी, सब कुछ बचेगा, लेबर
बचेगी। तो इसलिए अब आपके घर में क्या है कि देखिएगा ज़्यादातर आपका दरवाज़ा हो जाता है, वेंटिलेशन हो जाता है, खिड़की हो जाता है। तो वैसे भी ज़्यादा खिड़की हो गया तो खिड़की जब आप आजकल लगवाते हैं तो खिड़की का भी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उस टाइम आपको नहीं समझ में आता है, इंस्टॉल करने के टाइम में पता चलता है कि ये खिड़की इतना महंगा पड़ गया। तो ये सब चीज़ हो जाती है। उसके बाद होता क्या है कि ठेकेदार लोग को तो हम एक रेट दे देते हैं 1500-1600 रुपये स्क्वायर फीट विथ मटेरियल के हिसाब से। छत नपाई होता है, छत के हिसाब से 1600 रुपये के हिसाब से उनका हम रेट देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि छत जितना हमारा एरिया है वो तो डालते हैं, यहाँ हम बोलते हैं कि सिर्फ एक साइड हमारा बालकनी का 3 फीट आप दे दीजिए ताकि हम वहाँ पे बालकनी में यूज कर सकें। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि बालकनी को 3 फीट नहीं देकर वहाँ पे 4-4 5-5 फीट बालकनी के आगे निकाल देते हैं, छज्जे निकाल देते हैं खिड़कियों के ऊपर। वो इसलिए ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं क्या कि जितना उनका स्लैब होगा उससे ज़्यादा मतलब जो बालकनी वगैरह जो भी निकला होगा तो उसका भी मेजरमेंट उसमें कर लेते हैं। अब आपका 1000 स्क्वायर फीट एरिया था, बालकनी अब 4-4 5-5 फीट का वो निकाल दिया तो ऐसे ही एरिया आपका 1200 के करीब पहुंच गया था, यानी 200 स्क्वायर फीट एरिया का आप अलग से और पैसा देते हैं। तो ये पैसा बढ़ाने के लिए वो आपके साथ ऐसा गेम करते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और आपको इससे सचेत रहना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं सभी ठेकेदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। जो बहुत अच्छे ठेकेदार भी हैं, वो सही काम करते हैं, उनका नाम भी है। वहीं कुछ ऐसे ठेकेदार हैं बेवकूफ़ टाइप के जो अपना सुझाव ज़रूर देते हैं, अपना मनमानी करते हैं, मालिक को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं कि उसके ऊपर क्या बीतती है, और वो अपने काम करके और मालिक को मूर्ख बनाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।